हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का निवेश के आज के गुरुकुल सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम तमन्ना है और मैं आज के इवेंट की होस्ट हूँ। इवेंट से जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स अभी केवल इवेंट को सुन सकते हैं। इवेंट के दौरान आप एक एक करके अपने सवाल चैट बॉक्स के माध्यम से टाइप कर करके पूछ सकते हैं। ये इवेंट रिकॉर्ड किया गया है और इस इवेंट की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर कर दी जाएगी। हमारी आज की इवेंट का टॉपिक है हाउ टू मेक न्यू क्लाइंट्स। जी हाँ, एज राइटली कोटेड बाय कैन ब्लैंचार्ड, just having satisfied customers isn't good anymore. If you really want a booming business, you have to create raving fans. So, to discuss this topic, we have invited Mr. Tejas Thakur, Head of Sales Training at Kotak AMC. Mr. Tejas has more than 12 years of experience in this industry. So now, without wasting any further time, I would like to request Mr. Tejas to take this session forward. Over to you, Mr. Tejas. Thank you, Tamanna, and thank you everybody for being a part of the session. So आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाउ टू मीट क्लाइंट्स। सो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड देन वी स्टार्ट विद द सेशन। Sure. आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबके लिए। जी Mr. Tejas, we can see your screen. Your screen is clearly visible. परफेक्ट, थैंक यू सो मच। सो ड्यूरिंग द सेशन अगर आपके पास कुछ भी सवाल है तो जैसे तमन्ना ने कहा है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो आपके क्वेश्चंस। जैसी वो स्लाइड खत्म होती है हम आपके क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश करेंगे। सेशन के एंड में एक क्वेश्चन आंसर सेक्शन रख दिया गया है, वहां पे भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं जी। सो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये 7 पॉइंट्स पे हैं। इसको टिपिकली सेल्स प्रोसेस कहा जाता है। ओपनिंग ऑफ द कॉल, नीड बेस्ड सेलिंग, प्रोडक्ट पोजिशनिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग टेक्निक्स, डॉक्यूमेंटेशन और फाइनली रेफरेंसिंग। सो जब भी आप नए क्लाइंट से मिलते हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीजों पे फोकस करना चाहिए, वो सारी चीजें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपनिंग ऑफ द कॉल की। सो काफी सारे लोग आप में से एक्सपीरियंस्ड होंगे, बट स्टिल आई विल लाइक टू रीइटरेट सर्टेन पॉइंट्स। सबसे पहले स्कीम डिटेल्स के साथ आपको शुरुआत नहीं करनी, बिकॉज प्रोडक्ट रिलेटेड बातें बाद में हो सकती हैं। आपको फंड परफॉर्मेंस रिलेटेड भी डिस्कशन स्टार्ट नहीं करना है। सो अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो क्या इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना। जैसे आप अपना घर बनाते हो तो घर के लिए जो नींव होती है, जो फाउंडेशन होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही आपके सेल्स कॉल के लिए एक इंप्रेसिव ओपनिंग की जरूरत है, एक प्रोफेशनल ओपनिंग की जरूरत है। सो जो एक नींव, एक फाउंडेशन आपके घर के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही ओपनिंग ऑफ द कॉल आपके सेल्स कॉल और उसके आउटकम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो अगर इन दोनों चीजों से स्टार्ट नहीं करना है तो क्या करेंगे, लेट्स हैव अ लुक एट इट। एक ध्यान में रखना है कि आपको दूसरा मौका नहीं मिलता पहला इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूं मेरी स्टेटमेंट, आपको दूसरा मौका नहीं मिलता फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। सो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कैसे होता है? 55% इज विजुअल। इसीलिए हम कहते हैं कि अच्छा दिखो, अच्छे कपड़े पहनो। महंगे कपड़ों की जरूरत नहीं, कोई भी डिसेंट जो आप अफोर्ड कर सकते हो वो अच्छे कपड़े पहनो। बी वेल ग्रूम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज अगर विजुअल इंप्रेशन ही खराब हो गया तो एवरीथिंग विल गो फॉर अ टॉस। नाउ काफी सारे लोग बाइक्स पे ट्रैवल करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं। अगर आप अपने क्लाइंट के ऑफिस जाते हो या तो ऑफिस में एक रेस्ट रूम होता है, एक वॉशरूम होता है, वहां जाके अपने आप को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए और फिर क्लाइंट की मीटिंग के लिए जाइए। दैट इज ऑलवेज गुड, राइट? अगर किसी के रेसिडेंस पे जाके मिल रहे हो तो बिल्डिंग के नीचे थोड़ा सा अपने आप को ठीक कीजिए, कैरी अ नैपकिन विथ यू एंड देन जस्ट वाइप आउट योर फेस, बिकॉज स्वेट वगैरह फेस पे दिखेगा तो वो इंप्रेशन गंदा लगेगा।
सो ये तो सिर्फ 55% हुआ, बाकी क्या है? वॉइस टोन, आप कैसे बोलते हो, दैट इज द नेक्स्ट 38%। अगर आप एक मोनोटोन में बोलने लगोगे तो क्लाइंट बोर हो जाएगा, क्लाइंट इंटरेस्ट लूज करेगा, और शायद आपको जो रिजल्ट चाहिए उस कॉल में से वो नहीं आएगा। बचा क्या है? आप क्या क्या बोलते हो। सो वर्बल पार्ट ऑफ इट इज ओनली 7%, और हम ज्यादातर वर्बल पे फोकस करते हैं कि क्या बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि कैसे बोलना चाहिए। एनीबडी हु इज क्लाइंट फेसिंग, चाहे वो सेल्स के बंदे हो, चाहे वो एडवाइजरी के बंदे हो, चाहे वो रिसेप्शन के बंदे हो, चाहे जो भी हो, आप कैसे बोलते हो वो ज्यादा मायने रखता है एज कंपेयर टू आप क्या बोल रहे हो। व्हाट इज द कंटेंट? कंटेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग नो टू इट। सो रिमेंबर 55% आप कैसे दिखते हो, क्या विजुअल अपीयरेंस है, 38% आप कैसे बात करते हो, और 7% आप क्या बात करते हो। ग्रूमिंग, अगर आप दिखते कैसे वो इंपॉर्टेंट है तो ग्रूमिंग भी इंपॉर्टेंट आ गया। सो मैन ग्रूमिंग के लिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कोट और टाई पहन के घूमो इस गर्मी में, नॉट रिक्वायर्ड। जो भी आप पहनो अच्छा दिखना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट जो मैंने शुरुआत में कही थी, एक्सपेंसिव कपड़ों की जरूरत नहीं है यहां पर। कपड़े अच्छे होने चाहिए, प्रोफेशनल होने चाहिए। प्रोफेशनल कैसे होते हैं? सो लाइट शर्ट विद अ डार्क ट्राउजर्स इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। लाइट में सेल्फ प्रिंट हो सकता है, थोड़ा बहुत माइनर छोटा वाला प्रिंट हो सकता है, चेक्स हो सकते हैं, स्ट्राइप्स हो सकते हैं, बट नॉट वेरी बोल्ड। बट अगर आप फ्लावरी प्रिंट पहनो तो दैट डजंट लुक गुड, राइट? सिमिलरली ट्राउजर्स, ट्राउजर्स भी फॉर्मल होने चाहिए। अवॉइड कीजिए जीन्स पहनना, baggy trousers पहनना, etc etc. Hair should be combed in whatever fashion you want to have, but you should look decent with it. And shoes, footwear चप्पल नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट शूज नहीं होने चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी फॉर्मल शूज। ये नहीं बोल रहा हूं कि 5,000 के जूते लेके आओ, 200 रुपए में भी अच्छे जूते आते, गो एंड बाय इट, but ensure that you are properly dressed when you are presenting in front of the clients. For females, मल्टीपल ड्रेसिंग ऑप्शंस आर अवेलेबल, बहुत सारी। वेस्टर्न आउटफिट से लेके साड़ी तक, एवरीथिंग इज फॉर्मल इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सिर्फ एक चीज, अगेन आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट द सेम थिंग व्हिच आई पॉइंटेड आउट फॉर गाइस, जीन्स मत पहनना। मैंने काफी लड़कियों को देखा इवन सेल्स कॉल पे जाते हुए कुर्ती पहनते हैं और नीचे जीन्स पहनते, दैट इज नॉट द राइट। सो ग्रूमिंग पे इतना ही, आई कैन कीप टॉकिंग अबाउट इट बट नॉट रिक्वायर्ड सो मच। ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन, आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां आप वजन यूज कर सकते हो, यू कैन यूज अ वेट देयर एंड क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। मेरे पास दो इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। पहला इज एन ऑर्डिनरी इंट्रोडक्शन। अगर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो आई विल से हेलो, माय नेम इज तेजस ठाकुर, आई एम अ सेल्स मैनेजर विद कोटक विद XYZ कंपनी। आई एम नॉट अ सेल्स मैनेजर बट आई एम जस्ट सेइंग, अगर इसमें सेल्स में होता तो मेरा इंट्रोडक्शन कुछ ऐसे होता, ऑर्डिनरी वाला इंट्रोडक्शन। कुछ इंप्रेशन पड़ा आप पे, कुछ इंपैक्ट आया आप पे, मोस्टली तो नो। अब इंट्रोडक्शन कैसे बदला जा सकता है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंट्रोडक्शन, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज तेजस ठाकुर, आई एम अ सेल्स मैनेजर विद XYZ कंपनी, माय वर्क इन्वॉल्व्स helping people achieve their financial goals by systematic planning and taking informed investment decisions. Wow, लग रहा है थोड़ा प्रोफेशनल बंदा है, वजन है इंट्रोडक्शन में। When you are introducing yourself, आप और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे मैं इतने इतने करोड़ का AUM मैनेज कर रहा हूं, मैं इतने इतने क्लाइंट्स मैनेज कर रहा हूं,
मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हूं, मैं इतनी फैमिलीज मैनेज कर रहा हूं, all that is can be a part of an introduction, one of them. And you should have 3-4 introductions. सामने वाला कैसा है उसके बेसिस पे आप अपना इंट्रोडक्शन चेंज कर सकते हो, बट डोंट गो विद द ऑर्डिनरी इंट्रोडक्शन. क्रिएट 3-4 एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंट्रोडक्शंस फॉर योरसेल्फ और उसी को यूज करना. कमिंग टू नीड बेस्ड सेलिंग. नीड्स क्या क्या होती है? दीज आर स्टैंडर्ड नीड्स. अगर आपने क्लाइंट्स के साथ कुछ पहले डिस्कशन हो गया, आपका टेलीफोनिक डिस्कशन हो गया, या आपने उसको कुछ सर्वे फॉर्म भेजा था, वो उसने सबमिट करके भेजा है, जो भी है, आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए इसकी नीड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो. अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो नो प्रॉब्लम्स, आप इसमें से कोई भी 1 या 2 या 3 नीड्स पिकअप कर सकते हो. जैसे असेट परचेस हुआ, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेना है, मुझे सेकंड घर लेना है, फैमिली के लिए और एक गाड़ी लेनी है. ऑल ऑफ दीज कैन बी असेट्स. कुछ नहीं करना है, मुझे प्योर वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करना है, दैट ऑल्सो कुड बी अ नीड. मुझे हर साल अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस पे जाना है. आजकल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब हम छोटे थे, हमारा वेकेशन मतलब नानी के घर जाना, दैट्स इट, या दादी के घर जाना, उसके अलावा कुछ नहीं होता था. बट आज के बच्चों को आप वैसे लेके जाओ तो दैट्स नॉट पॉसिबल. दे वांट टू विजिट द कंट्री, दे वांट टू विजिट इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और जो स्ट्रेस आज की लाइफ में है, उसके बाद वो एक 8-10 दिन रिलैक्स करना बनता भी है. आप अपने क्लाइंट्स के लिए एनुअल वेकेशन का प्लानिंग बना सकते हो. फिर आता है बच्चों के एजुकेशन का प्लान. दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोल. और ऐसा नहीं है कि लड़का है तो ही आप ये प्लान करोगे, लड़की के लिए भी आप प्लान करोगे. बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट? नेक्स्ट इज चाइल्ड वेडिंग. नाउ चाइल्ड वेडिंग, कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है, या इसको हम अवॉइड कर सकते हैं कंप्लीटली. लेट मी गिव यू माई साइड ऑफ द स्टोरी. ऐसा नहीं होता. मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, मेरे साथ हुआ है. मेरा एक कुलीग ऑफिस का गॉट मैरिड व्हेन आई वाज इन ऑफिस. सो जब उसकी शादी तय हुई तो उसने कहा था कि नहीं, मैं कोर्ट मैरिज करूंगा, फालतू में रिश्तेदारों के पीछे खर्चा करने में आई डोंट बिलीव, तो वो सब हम नहीं करेंगे. ठीक है, ये शादी के 3-4 महीने पहले का डिस्कशन था, जब उसकी शादी फिक्स हुई थी. थोड़े टाइम के बाद फिर उसका स्टोरी चेंज हो जाता है. नहीं, पापा चाहते हैं कि जो क्लोज रिश्तेदार है उनके लिए शाम को एक रिसेप्शन रखा जाए. रिसेप्शन मतलब एसी हॉल, प्रॉपर खाना पीना, वेल स्प्रेड विद आइसक्रीम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मतलब नेट नेट सिर्फ रिचुअल्स का खर्चा छोड़ो तो वो ऐसी होने वाला था. उसके 10-15 दिन बाद और एक स्टोरी आया कि सिंस मम्मी और पापा का दोनों साइड के पैसा बचा है, क्यों ना आप हमें पैसा दे कि हम शादी के बाद ग्रीस घूमने चले जाए. अब आप कान यहां से पकड़ो या वहां से पकड़ो, नेट नेट सेम ही खर्चा हुआ. उससे अच्छा तो शादी करके रिश्तेदारों को बुला लेते, प्रॉपर टाइप्स, ट्रेडिशनल मैरिज करके. सो अंडरस्टैंड, एज पेरेंट्स, मतलब आप ये अपने क्लाइंट से भी बात कर सकते हो कि एज पेरेंट्स खर्चा होने वाला है शादी का, चाहे वो कोर्ट मैरिज हो, चाहे वो जैसे भी. और नहीं होता है तो बच्चे इंश्योर करेंगे कि आपके जेब से उतना ही पैसा निकले. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिटायरमेंट प्लानिंग. सो रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर कोई क्लाइंट मुझसे कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक गोल अचीव करने के पैसे हैं, तो आई विल से गो अहेड विथ रिटायरमेंट प्लान. बिकॉज एसेट नहीं है तो आप भाड़े के घर पे रह सकते हो, ओला उबर यूज कर सकते हो टैक्सी के फॉर्मेट में. वेकेशंस के लिए पैसे नहीं है, अपने गांव चले जाओ, मिनिमल खर्चे में वेकेशन हो जाएगा. बच्चों के एजुकेशन के लिए लोन मिलता है. शादी के लिए नहीं करना है, कोर्ट मैरिज कर दो. बट रिटायरमेंट के लिए क्या? कौन सी बैंक आपको रिटायरमेंट के लिए लोन देगी?
कौन आपके रिटायरमेंट को सपोर्ट करेगा? अगर एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चे करेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। डोंट इवन एक्सपेक्ट, होगा ही नहीं वो। मैं इवन 1% भी नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज आज की लाइफ की रिक्वायरमेंट्स इतनी है, वो अपना खुद का देख पाए तो भी बहुत हो गया। आपका रिटायरमेंट, आपके स्पाउस का रिटायरमेंट देखना उनके बस की बात ही नहीं है। सो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। अगर किसी को डिटेल्ड कैसे ये नंबर्स कैलकुलेट होते हैं वो चाहिए, तो हमारा एक सेशन है फाइनेंशियल प्लानिंग यूजिंग एमएस एक्सेल। एक्सेल बेस्ड हम बताते हैं कैसे कर सकते हो, वो कैलकुलेटर्स आपके साथ शेयर करते हैं। सो बेसिक और एडवांस दो वर्जन है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो निवेश से बात करके वी कैन हैव अ सेशन फॉर यू sometime in the next month. Coming to the third thing, which is product positioning. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द केसेस में म्यूचुअल फंड जो प्रमोट करते हैं लोग, वो ये स्टेप को इग्नोर कर देते हैं। म्यूचुअल फंड में है क्या बात करने के लिए, कुछ ज्यादा तो है नहीं, तो प्रोडक्ट पोजिशनिंग करने की जरूरत ही नहीं है, इज व्हाट दे फील। नो, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग एज अकॉर्डिंग टू मी। क्यों रॉन्ग है वो भी मैं बताता हूं। बिकॉज काफी बार आपने सारा प्रोडक्ट समझा दिया, सब कुछ समझा दिया, रिटर्न्स भी बढ़िया है, सब कुछ है, उसके बावजूद क्लाइंट का कॉल क्लोज नहीं होता। मेन रीजन इज यहां पे ही ऑब्जेक्शंस है। वो ऑब्जेक्शंस आपने हैंडल ही नहीं किए। आपने एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस फॉलो ही नहीं किया है। आप आगे चलते गए, एंड तक पहुंच गए, आपको रिजल्ट नहीं आया, क्लोजर ही नहीं आया। सो है क्या, ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। इसके 4 पार्ट्स है। पहला इज इक्विटी वर्सेस डेट। सो काफी बार हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो डेट प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं फॉर डेकेड्स टुगेदर, फॉर इयर्स टुगेदर। सो उनको आपको डेट की से मूव करके इक्विटी में लाना है। अगर आप वो नहीं कर पाते, आपने ये वाला पीस छोड़ दिया, तो चाहे आप जो भी बोल रहे हो उनको, आपने 20% रिटर्न दिखा दिया, 25% रिटर्न दिखा दिया, स्टिल क्लाइंट के दिमाग में होगा कि इक्विटी मतलब शेयर मार्केट और सट्टा बाजार, मतलब रिस्क इज वेरी वेरी हाई। ओके, सो आपको कुछ चीजें समझानी है, लॉजिकली उसको डेट से इक्विटी की तरफ मूव करवाना है आपको। ये अगर आप नहीं करते हो तो एवरीथिंग इज गॉन। सो उसको ये समझाना है कि सर और मैम, इक्विटी वोलेटाइल होती है शॉर्ट रन में, डेट रिस्की होता है लॉन्ग रन में। रिस्की क्यों होता है? बिकॉज ऑन द लॉन्गर रन डेट विल गिव यू सिंगल डिजिट रिटर्न्स विच मे और मे नॉट बीट इन्फ्लेशन। फिर कॉन्सेप्ट्स आते हैं इन्फ्लेशन के और रियल रेट ऑफ रिटर्न्स के। इन्फ्लेशन, आई नो एवरीबडी नोज इट, बट सिंपल भाषा में समझाना है तो लास्ट ईयर का मेरा जो घर का बजट था, अज्यूमिंग द कंजम्पशन इज द सेम, वही वैल्यू इस साल नहीं रहेगी। इट विल ग्रो बाय सर्टेन परसेंटेज एंड दैट परसेंटेज इज इन्फ्लेशन। मुझे इकोनॉमिक टाइम्स या न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स या टीवी चैनल्स पर जो इन्फ्लेशन आता है उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे घर पे जो इन्फ्लेशन आता है वो इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज ऑलवेज हाई। सो आप इन्फ्लेशन समझा सकते हो। रियल रेट ऑफ रिटर्न्स, रियल रेट ऑफ रिटर्न्स मतलब आपने जिस प्रोडक्ट में निवेश किया है, उस प्रोडक्ट का जो रिटर्न्स आया उसमें से इन्फ्लेशन हटा दो आप, जो बचेगा वो रियल रेट ऑफ रिटर्न्स है। अगर रियल रेट ऑफ रिटर्न्स पॉजिटिव हुआ तो आपकी परचेसिंग पावर इंक्रीज होते जा रही है एज अ कस्टमर। रियल रेट ऑफ रिटर्न 0 भी हो सकता है। इसका मतलब लास्ट ईयर जो आपकी परचेसिंग पावर थी वही इस साल भी रहेगी। रियल रेट ऑफ रिटर्न नेगेटिव भी हो सकता है। सो अगर मैंने टिपिकली एफडी जैसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया तो इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। मतलब मेरी जो लास्ट ईयर परचेसिंग पावर थी उससे इस साल की परचेसिंग पावर कम हो गई है, बिकॉज माय प्रोडक्ट हैज नॉट बीटन इन्फ्लेशन। सो ये प्रॉपरली समझाने की जरूरत है। ये जब समझाओगे तो डेट के शॉर्टकमिंग्स और इक्विटी के एडवांटेजेस ऑन द लॉन्गर रन लोगों को समझ में आएगी। इन्वेस्टिंग इन डेट इज लाइक टेकिंग अ ह्यूज लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी रिस्क। मार्केट्स में बीच बीच में अपॉर्चुनिटीज आती है,
काफी बार इक्विटी के रिटर्न्स डेट से भी कम होते हैं, काफी बार डेट के एट पार भी होते हैं, लेकिन काफी बार ज्यादा भी होते हैं, एंड दैट इज वेयर इज द अपॉर्चुनिटी। जब ज्यादा होते हैं आप 3-4 साल के रिटर्न्स को कवर अप कर सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग रिड्यूसेस शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी रिस्क। मार्केट हर दिन 500 या 1500 पॉइंट से ऊपर नीचे जा रहा है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेंसेक्स, क्या मुझे उससे डरना चाहिए? आंसर इज यस, अगर मैं महीने भर के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज नो। टेकिंग नो रिस्क एक्चुअली इज टेकिंग वेरी वेरी हाई रिस्क। डेट कहते हैं लोग रिस्की नहीं है ना, डेट रिस्की है बिकॉज आप इक्विटी की अपॉर्चुनिटीज छोड़ने की रिस्क ले रहे हो। सो जब आपने उनको इक्विटी से, डेट से इक्विटी की तरफ मूव कर लिया, तो इक्विटी में क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स है वो आपको बात करनी है उनसे। सो इक्विटी की इन्वेस्टमेंट्स अगर हम क्विकली देखें, डायरेक्ट इक्विटीज, दैट इज द अंडरलाइन व्हिच वी आल्सो हैव, यूलिप्स और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का एक ही एडवांटेज है कि आपको स्टॉक पिक करने की जरूरत नहीं है, सो स्टॉक सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, आपको स्टॉक को टाइमिंग, परचेस टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों चीजें म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिकली हो रही है। सो अगर आप डायरेक्ट इक्विटीज में डाल रहे हो तो आपको पैसा कौन से स्टॉक में डालना है वो सोचना पड़ेगा, उसके बाद कब उस स्टॉक में डालना है वो भी सोचना पड़ेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में वो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, एसआईपीज है। म्यूचुअल फंड्स में ओवरऑल की बात करते हैं हम लोग तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, लमसम के तौर पर इन्वेस्ट कर सकते हो। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान करते हो, एसटीपीज, एसडब्ल्यूपीज पॉसिबल है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एंड एसआईपी एसडब्ल्यूपी कॉम्बो। एसआईपी का मतलब होता है आप रेगुलरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो ऑन अ पीरियोडिक फॉर्मेट, लमसम में एक साथ इन्वेस्ट होता है। एसटीपी में आप डेट में या लिक्विड्स में इन्वेस्ट करते हो, वहां से इक्विटी में मूव करते हो। एसडब्ल्यूपी में आप कॉर्पस क्रिएट करते हो, वहां से आप पैसा अपने खर्चे के लिए निकालते हो ऑन अ मंथली बेसिस। एंड एसआईपी एसडब्ल्यूपी कॉम्बो इज नथिंग बट आप अर्निंग टाइम में पैसा अक्यूमुलेट करते हो एसआईपी के थ्रू, और रिटायरमेंट के टाइम पे आप एसडब्ल्यूपी के थ्रू विड्रॉ करते हो। डाइवर्सिफिकेशन, आप असेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई कर सकते हो थ्रू म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज, डेट इज देयर, लिक्विड्स इज देयर, गोल्ड कैन में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू म्यूचुअल फंड्स। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, काफी सारे फंड्स अवेलेबल है आज की तारीख में। कैपिटलाइजेशन डाइवर्सिफिकेशन अगर आपको करना है, लार्ज है, मिड है, स्मॉल है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अलग अलग एएमसीज है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो, सारी चीजें अवेलेबल है। निवेश के जो आपके कंसर्न पर्संस होंगे उनके साथ आप टच बेस कर सकते हो, दे विल गाइड यू एग्जैक्टली कि कैसे डाइवर्सिफिकेशन कौन से क्लाइंट के लिए सही होगा। कमिंग टू ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्शंस को कंसिडर नहीं करेंगे इंडिविजुअल, बिकॉज वो डिटेल डिस्कशन होगा, बट हम ब्रॉडली 2-3 चीजें, मतलब 2 टेक्निक्स और एक पॉइंट हम यहां पर डिस्कस करेंगे आपके साथ। ऑब्जेक्शन और क्वेरी, ये दोनों में अंतर क्या है, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज एन ऑब्जेक्शन? एनीथिंग विच द प्रोस्पेक्ट सेज which causes a roadblock in closing the sale। जो भी प्रोस्पेक्ट या आपका क्लाइंट कहता है कि उसकी वजह से सेल नहीं होगा, तो दैट इज नोन एज अ ऑब्जेक्शन। तो फिर क्वेरी क्या है? क्वेरी इज जस्ट अ क्वेश्चन अबाउट द प्रोडक्ट, नियरली अ रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। सो जब भी क्लाइंट एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहता है, दैट इज अ क्वेरी। जब भी क्लाइंट एक्चुअली ऑब्जेक्ट कर रहा है एंड आपको रोक रहा है क्लोजिंग तक जाने में, दैट वुड बी एन ऑब्जेक्शन। इन दोनों में डिफरेंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट इज द की फॉर सक्सेसफुल क्लोजिंग। क्विकली 2 टेक्निक्स देख लेते हैं हम लोग, देन विल गो फॉरवर्ड।
टेक्निक नंबर 1 इज LIST टेक्निक और लिस्ट टेक्निक। ये एक एक्रोनिम है। सो L स्टैंड्स फॉर लिसन। लिसन केयरफुली टू द कस्टमर्स ऑब्जेक्शन। वो कस्टमर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। यहां पर आई वुड जस्ट लाइक टू डिविएट अ लिटिल बिट। लिसनिंग और हियरिंग में डिफरेंस है। आप जो हियर करते हो, दैट यू यूज योर ईयर्स फॉर इट। सो दो तरीके की लिसनिंग होती है। एक आप कानों से लिसन करते हो, दूसरा आप दिल से लिसन करते हो। सो जब कानों से लिसन करते हो तो जो वर्ड्स है वही आपके कानों पे पड़ते हैं, उसी को आप एनालाइज करते हो। बट जब आप किसी की बात दिल से सुनते हो तो न कि उसके सिर्फ वर्ड्स, बट वो क्या कहना चाह रहा है या क्या कहने की कोशिश कर रही है, ये भी आपको समझ में आता है। You also are able to sense the feelings behind the words which are there, also the hidden words, right? So listening हमेशा ध्यान में रखना है, सिर्फ कानों से नहीं करनी है। आप दिल से जब सुनोगे किसी की बात तो चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। आप एक्चुअली फील कर सकते हो वो बंदा या बंदी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। I is isolate. Repeat the objection. Ask if this is the only objection or there is any other objection also. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक ऑब्जेक्शन स्पाइरल को स्टडी करोगे तब आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी एग्जैक्टली है क्या ये। बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट डिटेल्स। सिंपल यहां पे हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्शन रिपीट करने से क्या होता है। दो चीजें होती है। सबसे पहला कि जब आप रिपीट करते हो एग्जैक्टली वर्बैटम, तो वो बंदा या बंदी सुन रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हो। सो हो सकता है कि वो कुछ और कहना चाह रहे हो बट उन्होंने कुछ और कहा। जब आपने जो उन्होंने कहा उसको एग्जैक्टली रिपीट किया, देन दे रियलाइज नहीं 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 ऐसा नहीं था, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था। सो दे विल अगेन रीस्टेट देयर स्टेटमेंट, क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरा, हो सकता है कि आपके सुनने में कुछ इशू हो, आप प्रीएम्प्ट कर रहे हो कि नहीं नहीं वो यही कह रहा था। तो अगर उसके बोलने में कुछ इशू है या आपके सुनने में कुछ इशू है, दोनों चीजें क्लैरिफाई हो जाती है जब आप उस ऑब्जेक्शन को रिपीट करते हो, राइट। चलिए, सॉल्व, ऑफर टू द पॉइंट सॉल्यूशन टू द ऑब्जेक्शन व्हिच इज रेज्ड। ध्यान में रखना है, बाकी आप डिस्कशन में थोड़ा सा यहां वहां घुमाओगे कस्टमर को तो चलेगा, लेकिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में घुमाना बिल्कुल भी नहीं है। वाई नहीं घुमाना है? बिकॉज अगर आपने सॉल्यूशन ऑफर किया ऐसी, तो क्लाइंट विल नॉट आर्ग्यू विथ यू, बट क्लाइंट विल नॉट टेक द डिसीजन टू बाय द प्रोडक्ट या इन्वेस्ट इन दिस केस, तो आपका सारा एफर्ट वेस्ट हो जाता है। सो जब भी आप ऑब्जेक्शंस हैंडल कर रहे हो, क्लाइंट को घुमाना नहीं है, उसको टू द पॉइंट सॉल्यूशन देना है, जो भी वो रेज कर रहा है ऑब्जेक्शन उसके ऊपर। टी इज टेक फीडबैक। हमें लगता है हमने क्लाइंट को कन्विंस कर दिया, लेकिन काफी बार ये ध्यान में आता है कि क्लाइंट कन्विंस हुआ ही नहीं था, और वो तब ध्यान में आता है जब 2-3 बार रिपीट फॉलोअप्स करने के बाद भी क्लाइंट ने इन्वेस्टमेंट्स नहीं किया हमारे साथ। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने का मेजर रीजन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग था, बट दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस आल्सो, और दैट कुड बी द रीजन इन सेवरल केसेस आल्सो। सो यहां पर एक दिस इज अ टेस्ट, लिटमस टेस्ट जैसे हम कहते हैं इसको, कि आप चेक कर रहे हो कि आपने, कस्टमर ने आपको क्वेश्चन पूछा, आपने उस क्वेश्चन का जवाब दिया। अब आप कस्टमर से पूछो कि सर, आर यू कन्विंस्ड विद द सॉल्यूशन आई ऑफर्ड यू, और स्टिल देयर इज देयर एनीथिंग व्हिच इज बॉदरिंग यू। सो अगर कस्टमर कन्विंस नहीं है और वो फ्रैंक है, तो आपसे कहेगा कि नहीं आप ओके, मैं वापस एक बार मेरा सवाल रिपीट करता हूं। इट मींस दैट आपने जो उसको सॉल्यूशन दिया, ही इज नॉट ओके विद दैट सॉल्यूशन। ठीक है, सो रिपीट करते एक बार स्टेप्स को। एल फॉर लिसन, सुनिए कस्टमर क्या कह रहा है। आई फॉर आइसोलेट, सबसे पहले ऑब्जेक्शन को रिपीट कीजिए, फिर उससे कहिए कि इसके अलावा और कुछ ऑब्जेक्शन है क्या। अगर वो हाँ बोल रहा है तो वापस उसको लीजिए बिफोर यू कम टू द सॉल्यूशंस। देन एक बार सारे ऑब्जेक्शंस लिस्ट डाउन हो गए,
start solving one by one. After each objection is solved, feedback लो कि क्या client convinced है, हाँ या ना. Fair? चलिए. Technique number 2, feel, felt, found technique. ये थोड़ा इमोशनली काम करती है. दिस इज अ फैंटास्टिक टेक्निक, सालों से यूज की गई है मल्टीपल इंडस्ट्रीज में. इतनी सिंपल है बट इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही बढ़िया है. सो फर्स्ट एफ इज फील, सेकेंड इज फेल्ट एंड थर्ड इज फाउंड. सो आप क्या कर रहे हो? कस्टमर ने कोई भी एक ऑब्जेक्शन रेज किया. लेट्स से इक्विटी मार्केट्स आर रिस्की. सर, आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील. फर्स्ट स्टेप आपने कवर कर लिया. There are several customers of mine who felt exactly the same. मतलब आप इकलौते नहीं हो सर. आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे कस्टमर्स हैं, जिन्होंने यही फीलिंग हुआ था कि इक्विटी मार्केट्स आर रिस्की. कमिंग टू द लास्ट स्टेप. बट सर, जब मैंने उनसे कहा, एग्जाम्पल्स देके सारा एक्सप्लेन किया, तब उन्हें लगा कि नहीं, इक्विटी मार्केट्स उतने रिस्की नहीं है. उनके पास दो ऑप्शंस थे, एक इन्वेस्ट न करना या दूसरा मेरी बात मानकर इन्वेस्ट करना. जिन्होंने मेरी बात मानकर इन्वेस्ट किया, दे एक्चुअली फाउंड आउट दैट इन द लॉन्ग रन इक्विटी मार्केट्स आर नॉट रिस्की एंड दे बेनिफिटेड फ्रॉम माय एडवाइस. क्लियर? बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं. सो फील्ड में आप क्या करते हो? आप एम्पथाइज करते हो कस्टमर के साथ कि सर, मुझे समझ में आ रहा है आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है. सो यू आर ट्राइंग टू एम्पथाइज विद द कस्टमर. फेल्ट इज वैलिडेशन. आप इकलौते नहीं हो सर, ऐसे बहुत सारे मेरे कस्टमर्स हैं जिनको ऐसा ही लगा था. तो आप ऑड नहीं हो, आप नॉर्मल हो. दैट इज वैलिडेशन. फाउंड इज रेजोनेट. रेजोनेट का मतलब आप उस चीज के साथ कनेक्ट कर रहे हो, सिमिलर फीलिंग्स है, राइट? दे फाउंड समथिंग वेरी वेरी सिमिलर टू व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल देम. सो ये इस टेक्निक का बेसिक स्टाइल होगा. अगर आपको एडवांस जाना है तो जो सेकेंड स्टेज है, वहां पे आप एग्जैक्टली एक फिक्टिशियस कस्टमर को क्रिएट कर सकते हो, विच इज एग्जैक्टली सिमिलर टू योर एग्जिस्टिंग कस्टमर जो आपके सामने बैठा हुआ है. सो लेट्स से मेरे सामने डॉक्टर बैठा हुआ है, तो मैं कहूंगा कि सर, मेरे बहुत सारे डॉक्टर कस्टमर्स थे जिनको ऐसा ही लगा. अगर मेरी एरोस्टेस कस्टमर है तो सर मैम, मेरे पास बहुत सारी एरोस्टेस है जो एग्जैक्टली आप जो बोल रहे उनको वैसा ही लगा. स्कूल टीचर्स है, सर मैम, आई हैव सो मेनी स्कूल टीचर्स customers of mine, they exactly said the same words. So what is happening is, you are trying to create a customer, a fictitious customer in front of you, which is exactly similar to their profile. And फिर आप बोल सकते हो कि उस टीचर ने ये कहा, उस एयर होस्टेस ने ये कहा, उस डॉक्टर ने ये कहा. That's it. So it is like your customer coming into the sales call and giving a testimony of your credentials. Wow. Nothing better can happen beyond this, right? Coming to closing techniques, there are multiple techniques which are available. हम सारी techniques cover नहीं कर पाएंगे, short and sweet cover करते हैं. So finally चेक की बात करते हैं. क्लोजिंग इज ऑल अबाउट चेक. एनईएफटी, आरटीजीएस भी चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है. सो क्लोजिंग का एक तरीका होता है जिसको हम एबीसी कहते हैं, ऑलवेज बी क्लोजिंग.
दो यहां पर क्लोजिंग नंबर 5 पोजीशन पे आया है, आपके दिमाग में क्लोजिंग शुरू से होना चाहिए। जहां जहां अपॉर्चुनिटीज मिलती है वहां वहां आप क्लोज करने की कोशिश करो। सो ऑलवेज बी क्लोजिंग। फाइनली आप क्लाइंट के सामने क्यों बैठे हो? क्या उसका अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बैठे हो? नो, यू आर देयर टू सेल सम प्रोडक्ट्स व्हिच आर म्यूचुअली बेनिफिशियल। आपको भी बेनिफिट है, क्लाइंट को भी बेनिफिट है। सो क्लोजिंग शुरू से ही दिमाग में रखिए, ऑलवेज बी क्लोजिंग, यूज एबीसी टेक्निक। कुछ कॉमन मिस्टेक्स, क्लोज कस्टमर रेडी नहीं है तब नहीं करना है। सो डोंट ट्राई टू क्लोज बिफोर द कस्टमर इज रेडी। कस्टमर रेडी है, आपने क्लोज नहीं किया, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। पैसे मांगने की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आप अपने घर को चलाने के लिए पैसे नहीं मांग रहे हो, आप पैसे मांग रहे हो ताकि क्लाइंट के फैमिली का फ्यूचर बेहतरीन हो सके। तो शर्माना किस बात का, हेजिटेशन किस बात का? नीड एनालिसिस नहीं किया, आपने ब्लैंकेट अप्रोच किया तो गड़बड़ हो सकती है सारी। ना सुनने का डर नहीं होना चाहिए। अगर आप में से किसी के दिमाग में भी फियर ऑफ हियरिंग नो है तो उसको जल्द से जल्द अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सेल्स का मतलब कभी हां कभी ना। कुछ कस्टमर्स चाहे आप जितना भी अच्छा प्रेजेंट करो ना बोलेंगे, और कुछ कस्टमर्स चाहे कितना भी आप खराब प्रेजेंट करो वो हाँ बोलेंगे। सो यस भी आता है, नो भी आता है। नो आएगा ही आएगा। मैं इंडिया के बेस्ट सेल्समैन को उठा के रखूं या वर्ल्ड के बेस्ट सेल्समैन को उठा के रखूं, वो भी नो सुनता है। सबसे बड़ा सेल्स पर्सन वो नहीं होता जो ना नहीं सुनता है। सबसे बड़ा सेल्स पर्सन वो होता है जो ना सुनने के बाद भी उतने ही कॉन्फिडेंस से अगले कस्टमर को अप्रोच करता है या उसी कस्टमर को दोबारा से अप्रोच करता है। सो रिमूव दिस फियर। कुछ वर्बल साइंस होते हैं जो बाइंग सिग्नल्स हम कहते हैं उनको। अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे और इंफॉर्मेशन चाहिए इस फंड के बारे में या फंड मैनेजर के बारे में, दैट्स अ परफेक्ट बाइंग सिग्नल। आपको क्या लगता है आगे चल के ये फंड कितना रिटर्न देगा? बाइंग सिग्नल है ये। कैन यू एक्सप्लेन मी द टैक्सेशन एंगल ऑफ दिस स्कीम? 100% बाइंग सिग्नल है। आर देयर एनी चार्जेस इफ आई स्टॉप सिप और रिडीम माई मनी? अगेन बाइंग सिग्नल है, बिकॉज ये सवाल तभी आएगा जब वो विजुअली डिसाइड कर चुका है, मेंटली डिसाइड कर चुका है कि यस मुझे निवेश करना है इसमें। बाइंग सिग्नल्स नॉन वर्बल भी हो सकते हैं। एक कस्टमर के फेस पे स्माइल, दैट इज अ वेरी गुड सिग्नल कि यस बाय करने की तैयारी में है। आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, आईज लिट अप, दैट इज ऑल्सो बाइंग सिग्नल। हेड नॉडिंग इन अग्रीमेंट इज अगेन अ बाइंग सिग्नल। कस्टमर एंग्रॉस्ड है, पूरा डिस्कशन में एंगेज्ड है, बाइंग सिग्नल है। कस्टमर कुर्सी पे थोड़ा सा आगे आ जाता है, लीन करता है जब आप उससे बात कर रहे हो, दैट्स अ बाइंग सिग्नल। कस्टमर चुप हो जाता है। चुप होने के दो तरीके, एक तो वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है आपसे कि आप सुनने के लिए तैयार नहीं, इसके लिए वो चुप हो जाता है, या जेन्युइनली वो सोच रहा है प्रोडक्ट के बारे में, उसकी वजह से भी वो चुप हो जाता है। द सेकंड केस इज अ क्लासिक केस ऑफ बाइंग सिग्नल। टेक्निक 1, अजम्पटिव क्लोज। यहां पे हम अज्यूम करते हैं कि प्रोस्पेक्ट इज रेडी, हम डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, उसका हेल्प लेते हैं हम फॉर्म फिलिंग में। सो अभी हम यहाँ पे फिजिकल फॉर्म्स नहीं लेते काफी बार। सो आप बोल सकते हो कि सर क्या मैं आपका पैन कार्ड देख सकता हूँ, क्या मैं आपका आधार कार्ड देख सकता हूँ, राइट? सो ये सारे आपके बाइंग सिग्नल्स हो गए। यहां पर आपने कभी भी उसको चेक के बारे में नहीं पूछा है, अमाउंट फाइनलाइज नहीं किया हमने, बट यू हैव अज्यूम दैट ही हैज सेड यस। सो अगर वो 20,000 पे क्लोज करता है या 25,000 पे क्लोज करता है, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट कुछ ना कुछ तो वो क्लोज करेगा ही करेगा, एंड आई एम ओके विद दैट। अगली बार उससे ज्यादा ले लूंगा। ओके, सो दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ अजम्पटिव क्लोज।
So Sindhuja Bhaskara, how to remember details of all schemes like taxation, exit, entry load, etc., etc. So what you do is now, you create a PDF of whatever is important. So taxation slides, even I forget at times. मेरे मोबाइल पे है short term capital gains, long term capital gains for equity and debt products. What is short term, what is long term, उसका क्या रेट है. So you can एक्चुअली जो भी आपको रिक्वायर्ड है, जो डेटा पॉइंट्स है, वो आप अपने मोबाइल पे रख सकते हो, अपने टैबलेट में रख सकते हो, एक फोल्डर में डेस्कटॉप पे डाल के. जैसे ही क्लाइंट ने कुछ पूछा, आप ओपन करके दिखा सकते हो उसको. सो यू डोंट नीड टू मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. बट ये आप डेफिनेटली हैंडी रख सकते हो, ताकि विद इन 5 seconds ऑफ द कस्टमर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू, यू कैन शो इट टू द कस्टमर. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, सिंधुजा जी. So let's go forward. Thank you. Technique number 2, balance sheet close. So balance sheet close उन लोगों के लिए काम में आता है जो दिमाग से काम करते हैं. So यहां पर हम क्या करते हैं, हम एक पेज को बीच में से डिवाइड करते हैं. एक साइड से हम उसके एडवांटेजेस, एक साइड पे हम उसके डिसएडवांटेज लेते हैं. सो कस्टमर ने इन्वेस्ट किया तो क्या होगा, ये एक कॉलम में आएगा. कस्टमर ने इन्वेस्ट नहीं किया तो क्या होगा, वो दूसरे कॉलम में आएगा. प्रोज लिखने वाला कौन है, ये सारा मैं आपको पहले से ही पीडीएफ बना के यूज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पेपर और पेन लेके लिखने के लिए बोल रहा हूं. लिखने वाले आप हो. आप उसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो कि जो आपने प्रोज दिखाया है, वो कॉलम क्लियरली जो कॉन्स है उसको आउटवे कर रहा है. मतलब वो पेपर कोई भी देखे तो शुड से कि हाँ बाबा, एज पर दिस पेपर इन्वेस्ट करना चाहिए. इट्स नाउ नेशनल टू गो अहेड विद द बाइंग डिसीजन एज इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर. सिंपल. सो बैलेंस शीट क्लोज बहुत सिंपल है. इसके लिए आपको आइदर एक टेयर अवे नोटबुक या प्लेन शीट्स ऑफ पेपर बैग में रखने की जरूरत है. टेयर अवे नोटबुक इज मच बेटर, बिकॉज वो स्पाइरल बाउंड टेयर अवे जो होता है या परफोरेटेड होता है, वो आप कट करके टेयर ऑफ करके क्लाइंट को थमा सकते हो आफ्टर यू हैव डन व्हाटएवर वाज अ डिस्कशन. थर्ड पार्टी क्लोज. People find it very, very easy for themselves to relate and their story with other stories which are there in the market. The story should always feature a person who resembles your customer in several ways. So हमने जो फील फेल फाउंड का सेकंड पार्ट देखा था, सेकंड वर्जन जो देखा था, उसमें हमने ये वाला यूज किया था कि डॉक्टर के लिए मैं डॉक्टर खड़ा करता हूँ, एरोस्टेस के लिए एरोस्टेस खड़ी करता हूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. स्कूल टीचर के लिए स्कूल टीचर. So this is exactly very, very similar to that point. The story should talk about what this person gained by by taking a buying decision, or what the person lost by not taking the decision. So अगर आपको लगता है कि कस्टमर ने ना डिसाइड किया हुआ है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन को एड्रेस कीजिए. सो वहां पे आप एग्जांपल दीजिए कि नहीं, वो स्कूल टीचर थी जिसको मैंने बोलने के बावजूद भी ना बोला, और उसके बाद रिटर्न्स ऐसे आए एंड शी लॉस्ट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी एंड नाउ शी इज रिपेंटिंग, मेरा क्यों नहीं सुना उन्होंने. नेगेटिव को भी आप अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हो. सो आइदर ये दिखाइए कि जिसने आपका सुना उसको क्या फायदा हुआ, या वो दिखाइए कि जिसने आपका नहीं सुना उसको क्या नुकसान है. वेरी सिंपल. डोर नॉब क्लोज. नाउ दिस इज अ वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निक, वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग. सिर्फ एक है कि जब आप सारी टेक्निक्स यूज कर चुके हो, आपके पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है, तब आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो. मतलब आपने अच्छे से प्रेजेंट कर लिया, आपने सारे ऑब्जेक्शंस हैंडल कर लिए, आपने 1-2 क्लोजिंग टेक्निक्स भी ट्राई कर ली, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा. अब आपको लग रहा है कि केस आपके हाथ से चली गई. उस सिचुएशन में आप ये वाली तकनीक यूज कर सकते हो, जिसको कहते हैं डोर नॉब टेक्निक. सो कॉशन, only to be used when other techniques have failed. और आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्टिंग आने की जरूरत है. इसको ड्रामेटाइज जितना करोगे उतना आपको रिजल्ट पॉजिटिव आएगा. मेन एडवांटेजेस आर, customer might not have been able to frame the exact objection,
So I'll come to these main advantages. Before that, let's understand what the technique is. So आपने ये डिसाइड कर लिया कि भी सारी चीजें आजमा ली, रिजल्ट नहीं आ रहा, अब हम डोर नॉब टेक्निक को यूज करेंगे। तो आपको करना क्या है, क्लाइंट के ऑफिस में बैठे हो, घर पे बैठे हो, जहां पर भी हो, अपना सारा सामान इकट्ठा करना है, अपने बैग में डालना है और ऐसी उदास वाली शक्ल बनानी है कि आप हार चुके हो। ठीक है, दैट इज व्हाट आई सेड, एक्टिंग इज इंपॉर्टेंट। सो बहुत ऐसी मतलब फ्रस्ट्रेटेड, डिजेक्टेड, ऐसा आपको एनैक्ट करना है वहां पे। सारा सामान आपने अपनी बैग में भर लिया, जो भी बाहर रखा था। आप उठे वहां से, वो भी थोड़ा स्लोली उठे, कस्टमर की तरफ देखा, फिर आप चलना शुरू किए दरवाजे की तरफ, बाय सर बोल के। दरवाजे की तरफ पहुंचे, डोर नॉब को हाथ लगा, अपने दरवाजे की का जो होल्ड होता है उसको हाथ लगाया आपने। वहां पे आपको गर्दन घुमानी है और क्लाइंट से सिर्फ एक सवाल पूछना है, सर कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन। ऑब्वियसली अगर आप उस तरह से ड्रामेटाइज करते हो तो कोई भी कस्टमर मना नहीं करेगा। फिर एक ही सवाल पूछना है उसको कि सर ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से आपने ये बाइंग डिसीजन नहीं लिया। उतना बोल के चुप हो जाओ, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द कस्टमर विल एक्चुअली कम आउट विद द राइट ऑब्जेक्शन, जो अब तक बोल नहीं पाया था कि ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। या ये भी हो सकता है कि कस्टमर एकदम इमोशनल हो जाए, नहीं नहीं ऐसा नहीं था, आप मतलब गलती समझ रहे हो, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बैठिए एक ठंडा पीजिए टाइप्स। तो कस्टमर अगर इमोशनल हो जाता है या बैकफुट पे चला जाता है तो आपके लिए एडवांटेज है। सो दोनों चीजें हो सकती है, इधर कस्टमर विल से एग्जैक्टली द ऑब्जेक्शन व्हिच इज देयर, जो अब तक नहीं बोल पाया था, या इमोशनली कस्टमर बैकफुट पे आ जाता है एंड एवरीथिंग इज इन योर फेवर। सो अगर कस्टमर ने वो एग्जैक्ट ऑब्जेक्शन दिया तो आपको पता है कि कौन सा ऑब्जेक्शन था जो कस्टमर ने रेज नहीं किया था या आपसे मिस हो गया। इसमें तीसरा चीज ये हो सकता है कि कस्टमर अब तक सिर्फ आपके साथ आर्ग्यू इसी वजह से कर रहा था कि उसको आर्ग्यूमेंट जीतनी थी। ऐसे कस्टमर्स हमने बहुत देखे, आपने जो बोला वो सारा उनको समझ में आया, सारा उनको वो अग्री भी करते, लेकिन जस्ट फॉर द हेक ऑफ आर्ग्यूइंग दे विल आर्ग्यू विद यू। अब ऐसे कस्टमर को भी आपने हैंडल कर लिया बिकॉज आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं हार गया हूं, डिफीट एक्सेप्ट कर लिया आपने, मैं हारा आप जीते सर। आपके वर्ड्स भी वही बोल रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वही बोल रही है। अब वो जीत चुका है, अब इन्वेस्टमेंट करके वो हारने वाला नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ता इन्वेस्टमेंट करके, इन्वेस्टमेंट तो उसको वैसे भी करना ही था। सो तीनों सिचुएशंस इसमें हो सकते, तीन अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं, तीनों जगह आपका बेनिफिट है। एक, अगर कस्टमर ने सही ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया था या आपसे मिस हो गया था तो वो ऑब्जेक्शन बाहर आएगा। दूसरा, अगर कस्टमर इमोशनल है और इमोशनल बैकफुट पे चला जाता है तो वो आपके लिए डेफिनेटली एडवांटेजेस है। अगर कस्टमर जस्ट फॉर द हेक ऑफ आर्ग्यू कर रहा था और वो जीतना चाहता था इन टर्म्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, आपने उसको जिता दिया और आपने उससे इन्वेस्टमेंट भी ले लिया। फैंटास्टिक टेक्निक, ट्राई कर लीजिए इसको। जहां जहां आपके क्लोजर्स नहीं हो रहे उस सारे केसेस में ये आपको सक्सेस दिला सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज द डॉक्यूमेंटेशन पीस। सो काफी बार हम डॉक्यूमेंटेशन को इग्नोर करते हैं, वैसा नहीं करना है। सो अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, नो जॉब इज फिनिश्ड अंटिल एंड अनलेस द पेपर वर्क इज डन। सो आपको वो पेपर वर्क कंप्लीट करना है, चाहे वो डिजिटल पेपर वर्क हो चाहे वो फिजिकल पेपर वर्क। इतनी मेहनत से कॉल को आप इस पोजीशन तक लाए हो, अब छोटे छोटे डॉक्यूमेंटेशन से आपकी केस कैंसिल हो जाए, नॉट फेयर। तो थोड़ा सा मतलब हाथी निकल चुका है, पूछ बाकी है, थोड़ा सा है, उसको भी आप क्लोज कर लीजिए एंड दैट शुड बी गुड इनफ फॉर यू। फाइनल इज रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग की जरूरत क्यों है?
रेफरेंसिंग की जरूरत इसके लिए बिकॉज कस्टमर्स हमेशा नहीं रहते. सो व्हाई इज रेफरेंसिंग रिक्वायर्ड? बिकॉज देयर आर टाइम्स व्हेन आपके पास जितने कॉन्टैक्ट्स थे, जितना सब कुछ था, वो हो चुका है. ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में कि आपको बिजनेस बढ़ाना है लेकिन आपके सामने कोई कस्टमर नहीं. दैट वुड बी वेरी वेरी बैड, राइट? सो फॉर दैट रेफरेंसिंग इज इंपॉर्टेंट. रेफरेंसिंग होता कब है? क्लोज सेल्स कॉल में होता है. डेफिनेटली हम रेफरेंस मांगते हैं कस्टमर से. क्या फ्रेश सेल्स कॉल भी मांगना चाहिए? मेरा स्टेटमेंट है कि यस. व्हाई यस इज बिकॉज काफी बार फ्रेश सेल्स कॉल्स में जब आप रेफरेंस मांगते हो और उस सेल्स कॉल के बाद उस रेफरेंस के पास जाते हो, तो वो जो रेफरेंस है वो जल्दी इन्वेस्टमेंट देता है आपको एज कंपेयर टू योर फ्रेश कॉल्स, काफी बार. बिकॉज चाहे वो हाई में हो चाहे जो भी हो, तो फ्रेश कॉल्स में भी आपको रेफरेंसेस मांगने चाहिए. फॉलो अप सेल्स कॉल्स, काफी बार क्लाइंट इज कंप्लीटली कन्विंस्ड ऑन व्हाटएवर यू आर सेइंग, लेकिन कुछ फाइनेंशियल जेन्युइन प्रॉब्लम है. उस सिचुएशन में वो कॉल क्लोज नहीं होता, फॉलो अप करते रहते हो, आगे चलेगा, वो पोस्टपोन होते जाएगा. बट जब तक वो कॉल क्लोज हो रहा है उसके पहले बहुत सारे और कॉल्स जो रेफरेंसिंग के थ्रू आएंगे वो क्लोज हो सकते हैं. सो सिंपल भाषा में बात करूं तो क्लोज कॉल्स के साथ करना ही है, बट फ्रेश कॉल्स और फॉलोअप कॉल्स के साथ भी आपको रेफरेंस मांगना है. अगेन रेफरेंस का 50-50% रूल आप ध्यान में रखिए. सम पीपल विल गिव रेफरेंस, सम विल नॉट गिव रेफरेंस. ऑब्वियसली आपकी सर्विस के बेसिस पे डिपेंड करता है, लेकिन स्टिल कुछ लोग रेफरेंस नहीं देंगे. और जो भी रेफरेंसेस आते हैं उसमें भी अगेन क्लोजर परसेंटेज सेम रहता है जो आपके फ्रेश कॉल्स में होता है. सो रेफरेंसिंग करते रहना है कंटिन्यूअसली. सो फाइनली दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. अगर किसी के पास भी कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Mr. Tejas. Indeed, it was a very knowledgeable session and you explained it really well. अब वक्त है क्वेश्चन एंड आंसर राउंड का. मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके मन में आज से टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप अपने चैट बॉक्स के माध्यम से टाइप कर करके पूछ सकते हैं. हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे. धन्यवाद. मैं दोहराना चाहूंगी, अब वक्त है क्वेश्चन एंड आंसर राउंड का. मैं हमारे साथ जुड़े सभी पार्टनर से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपके मन में हमारे आज के टॉपिक को लेकर कोई भी जुड़े हुए सवाल हैं तो वो आप अपने चैट बॉक्स के माध्यम से टाइप कर करके पूछ सकते हैं. हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे. धन्यवाद. मिस्टर तेजस, हमारा पहला सवाल है सिंधुजा भास्कर जी की तरफ से, जो पूछ रहे हैं, कैन यू प्लीज गिव योर टेक्निक ऑन हाउ टू एक्सप्लेन इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट. ओके, सो नॉर्मली इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं कि लेट्स से मेरी मदर ने लास्ट ईयर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ चावल बाय किया था एट अ पर्टिकुलर प्राइस. मैं जाके शॉपकीपर से कहता हूँ कि नहीं भाई, मैंने 100 रुपए का, लेट्स अज्यूम 100 रुपए किलो चावल बाय किया था. मैं शॉपकीपर से जाके कहता हूँ कि भाई जो मेरे घर पे जो इकोनॉमिक टाइम्स आता है और जो न्यूज चैनल्स में देखता हूँ उसमें कहा गया है कि 7% का इन्फ्लेशन है. सो इस साल चावल मैं 107 रुपए में बाय करूंगा, उससे ज्यादा मैं दे नहीं रहा. क्या शॉपकीपर मुझे 107 रुपए में चावल देगा? नो. ही विल से 112 रुपया है, लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ो. Why is it more than inflation? Why is it more than the actual inflation which we see in the newspapers? Because intermittent inflation भी लगता है. ट्रांसपोर्ट वाला इन्फ्लेशन लगेगा, ट्रांसपोर्ट वाले के घर पे भी खर्चा बढ़ गया तो वो अपना एडजस्टमेंट करेगा. जो शॉपकीपर से मैं ले रहा वो अपना एडजस्टमेंट करेगा. ठीक है, ये करते करते मेरे घर पे जब इन्फ्लेशन आता है तो इट इज मच हायर. So that is why I tell people that inflation is very very important for us to understand. अगर आपने इन्फ्लेशन को नहीं समझा और इन्फ्लेशन बीटिंग प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं किया तो हो सकता है कि आपकी जो लाइफस्टाइल है वो साल दर साल कॉम्प्रोमाइज होते जाए. बिकॉज माई मनी इज ग्रोइंग एट 5% net of taxes, net of inflation,
नेट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं, नेट ऑफ टैक्सेस, इन्फ्लेशन इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 7%। इसका मतलब मेरा पैसा डीग्रो कर रहा है बाय 2%। इसका मतलब मेरी जो परचेसिंग पावर है वो डीग्रो कर रही है बाय 2%। सो लास्ट ईयर अगर मैंने 100 किलो चावल खाए थे तो इस साल 2% कम मैं चावल खा पाऊंगा, बिकॉज उतने चावल मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरा पैसा ग्रो नहीं हुआ, right? So that is something which we need to explain it to people, and that impacts life. आज आप और मैं अर्न कर रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता इन्फ्लेशन से ज्यादा, बिकॉज हमारा जो अर्निंग है वो इन्फ्लेशन के रेट से ज्यादा है। सो अगर मैं कोटक में एम्प्लॉयड हूं तो कोटक मुझे सैलरी उसके हिसाब से देती है, राइट? एंड आप बाकी बिजनेस करो तो वो उसके हिसाब से होता है। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट the only way I earn money is through my investments. अगर मेरे इन्वेस्टमेंट्स इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाए तो मेरी जो परचेसिंग पावर है, जो मेरी लाइफस्टाइल है, वो डिटोरेट होती जाएगी एज आई गो फॉरवर्ड। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाई यू नीड टू एक्सप्लेन दिस इन वेरी वेरी क्लियर टर्म्स टू योर कस्टमर्स। दिस इज वेरी सीरियस फॉर देम, टिपिकली पीपल आर प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। ओके, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी, तेजस जी, संजय जी का ये भी कहना है कि थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सीलेंट सेशन। इसी के साथ साथ उनका एक क्वेश्चन भी है, व्हाट आर द टॉप 5 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स टू बी रिकमेंडेड? आई थिंक ये मुझसे ज्यादा निवेश के जो मैनेजर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। बट टू आंसर योर क्वेश्चन संजय जी, सो the way I go ahead with the market is कि कस्टमर का जो रिस्क प्रोफाइलिंग है उसके हिसाब से आई फर्स्ट आइडेंटिफाई द कैटेगरीज। अगर इक्विटी कस्टमर को इन्वेस्ट करना है लेकिन कस्टमर थोड़ा कंजर्वेटिव है तो आई विल गिव लार्ज कैप स्कीम्स। थोड़ा वो रिस्क रिटर्न ले सकता है, थोड़ा रिस्क लेने की ताकत रखता है, तो आई विल गिव हिम मिड कैप स्कीम्स। अगर वो डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्ट कर चुका है, उसको सारी चीजें पता है, यंग कस्टमर है, राइट, तो उसके लिए आई वुड प्रेफर स्मॉल कैप स्कीम्स अगर उसका होराइजन लॉन्गर है। सो फर्स्ट आपको स्कीम में घुसना नहीं है, आपको कैटेगरीज में आना है। सो लार्ज, मिड एंड स्मॉल, अगर आपको मार्केट रिलेटेड रिटर्न्स लेना है तो तीनों क्या रिक्वायरमेंट्स अलग है। अगर आपका कस्टमर नया है इक्विटी मार्केट्स में तो द बेस्ट इज टू गिव हिम समथिंग विच इज अ मल्टी कैप फंड, बिकॉज मल्टी कैप विल बी गिविंग 25 in equity large caps, 25 mid, 25 small, and 25 will be dynamic. वैसे होगा। अगर आपका कस्टमर किसी सेक्टर के साथ एसोसिएटेड है, आईटी है, फार्मा है, तो यू कैन गिव हिम दैट काइंड ऑफ फंड्स। टैक्सेशन वाला कस्टमर है जिसको 80C का बेनिफिट लेना है, आप उसको ईएलएसएस दे सकते हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आप कस्टमर रिस्क प्रोफाइलिंग, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ओवरऑल मैच्योरिटी इन द स्टॉक मार्केट्स, उसके बेसिस पे आप कैटेगरीज आइडेंटिफाई करो। देन यू लुक एट कि उसको कितना इन्वेस्ट करना है, उसके बेसिस पे आप फिर डाइवर्सिफाई कर सकते हो विद इन दैट कैटेगरी टॉप 2-3 फंड्स। जब आप फंड्स चूज करते हो, आई एम नॉट नेमिंग एनी फंड्स हियर, बट आपको 2 चीजों पे फोकस करना है, रिटर्न्स एंड रिस्क। रिटर्न्स पे भी फोकस कीजिए, रिस्क पे भी फोकस कीजिए। अच्छे रिटर्न परफॉर्मिंग जो फंड्स है उसमें से जो लोएस्ट रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करके आप अपने कस्टमर्स को एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो करके दे सकते हो। जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधुजा भास्कर जी की तरफ से, जो पूछ रहे हैं, some people ask to just suggest funds and they will invest directly. How to deal with these clients? So Sindhuja Bhaskar ji, if so when they're asking, you can tell them that okay, you can give, if they're asking for certain funds, कोई भी टॉप साइट उठा लीजिए, उसके रिकमेंडेड फंड्स उठा लीजिए, वो उनको दे दीजिए, विच इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। सो टेल देम कि फंड जो बढ़िया है वो हिस्टोरिक परफॉर्मेंस दे चुके हैं, दैट डजंट मीन दैट दे विल परफॉर्म इन द फ्यूचर। ओके, सो अगर आपको मुझसे एडवाइस चाहिए एज एन एडवाइजर, देन यू नीड टू डिस्कस विथ मी। बाकी काफी सारी चीजें हम बात करेंगे, उसके बेसिस पे आपके लिए बेस्ट फंड हम रेकमेंड करेंगे।
अगर मेरे पास 5 अलग अलग कस्टमर्स है तो हर कस्टमर का बेस्ट फंड अलग होगा जो मैं रिकमेंड करूंगा या करूंगी, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ कस्टमर। आपके लिए जो सही है वो दूसरे कस्टमर के लिए बकवास फंड हो सकता है, right? So that needs to be explained. So it is not कि good funds are not good for everybody. Good funds may be good for certain set of people, maybe okay funds for certain set of people, maybe very bad funds for certain set of people. So tell the customer कि ऐसा नहीं होता कि एक स्टैंडर्ड अच्छे फंड्स हैं वो आप नॉर्मल किसी भी साइट से उठा सकते हो। अगर आपको मेरा रिकमेंडेशन चाहिए तो आई विल डू अ डिटेल्ड एनालिसिस एंड सजेस्ट फंड्स व्हिच आर गुड फॉर यू। अगर आपके 2 फ्रेंड्स और आते हैं तो उनको मैं वो फंड सजेस्ट नहीं करूंगा। आई विल डू द प्रोफाइलिंग एंड देन सजेस्ट फंड्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। दैट इज व्हाट आई फील यू शुड से। Sindhuja ji, is the answer okay with you or you have still some concerns there? Perfect. Thank you. जी, तो जैसा कि तेजस जी हम देख सकते हैं आज के सेशन में बस इतना ही। मैं आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी यूजफुल और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हम हमारे साथ और हमारे पार्टनर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इंडीड इट वाज अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच। Thank you so much, everybody. Thank you, Nivesh, for inviting us to be a part of this session. Thank you so much. अब मैं हमारे साथ जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सेशन को बहुत बहुत इंटरेक्टिव बनाने के लिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आप इसी तरह के सेशंस और चाहते हैं तो अपने फीडबैक्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। अपने सेंट्रल रिलेशनशिप मैनेजर को आप डायरेक्टली अपने फीडबैक शेयर कर सकते हैं। इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर कर दी जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you, everybody. Take care. Thank you.